नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। हम हर हफ्ते 2 जबरदस्त किताबों की कहानी, सीख और जिंदगी बदलने वाली बातें आपको सिर्फ 30 मिनट में देने का प्रयास करते हैं। और हाँ, आज की कहानी में आपको ऐसा मोड़ मिलेगा जहां आप खुद को महसूस करेंगे, एक ऐसा सपना जो आपकी नींद तोड़ देगा और एक सफर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी जिंदगी का जवाब हो। क्या कभी आपने किसी इंसान को देखा है जो ज्यादा बात नहीं करता लेकिन हर बात में उसूल ढूंढता है, जो बाहर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो अकेला था लेकिन अकेले रहना नहीं चाहता था, जो जिंदगी से नाराज था लेकिन दिल से प्यार भी करता था। चलिए मिलते हैं नितिन से, एक ऐसा शख्स जो बाहर से तो कड़क दिखाई देता है लेकिन अंदर से एक टूटी हुई कहानी है। अध्याय 1, उसूलों वाला आदमी। नितिन एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी में हर काम का एक वक्त तय था, एक तरीका तय था और एक उसूल तय था। सुबह 5:30 बजे उठना, नहाना, पूजा करना, अखबार पढ़ना और फिर मोहल्ले में चक्कर लगाना, ये उसका रोज का नियम था। वो गली में निकलता तो उसकी नजर हर कोने पर होती। किसने बाइक गलत पार्क की, किसने गीला कचरा सूखे में मिला दिया, या किसने सोसाइटी के नियम तोड़े, नितिन की आंखें जैसे स्कैनर की तरह सब पकड़ लेती। लोग कहते थे कि वो चिड़चिड़ा है, बात बात पर गुस्सा करता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गुस्सा असल में उसकी आदत नहीं, उसका दर्द था। कई बार हम बाहर से सख्त दिखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई हमारे अंदर झांक न सके। नितिन का मानना था कि अगर हर इंसान अपने हिस्से का काम जिम्मेदारी से करे तो समाज में कोई दिक्कत ही न हो। वो ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के बावजूद चलने वालों से नफरत करता था, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को अपराधी समझता था और पार्क में प्लास्टिक की बोतल फेंकने वालों से खुलकर लड़ जाता था। उसके लिए जिंदगी एक रेखा की तरह थी, सीधी, साफ और तयशुदा। लेकिन असली जिंदगी ऐसी कहाँ होती है? इस अध्याय में हमें समझ आता है कि जो लोग नियमों को लेकर सख्त होते हैं, दरअसल वो अपनी जिंदगी को थामे रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा टूटा होता है जिसे वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। नितिन के उसूल उसकी ढाल थे, एक ऐसा कवच जो उसे भावनाओं से बचाता था। लेकिन क्या उसूलों से भरी जिंदगी भी पूरी हो सकती है जब उसमें अपनापन, भावनाएं और रिश्ता न हो? आगे के अध्यायों में यही देखने को मिलेगा कि कैसे एक उसूलों वाला आदमी धीरे धीरे इंसानियत और रिश्तों की गर्माहट को दोबारा महसूस करने लगता है। अध्याय 2, बीते कल की परछाई, अकेलेपन की शुरुआत। नितिन की जिंदगी, जो आज उसूलों के नियमों से बंधी थी, कभी बहुत रंगीन और खुशहाल हुआ करती थी, लेकिन अब वो रंग बस यादों में ही बचे थे। कभी उसकी दुनिया का केंद्र थी सुप्रिया, एक शांत, समझदार और बेहद स्नेही पत्नी, जिसने नितिन जैसे सख्त स्वभाव वाले इंसान के भीतर का प्यार छू लिया था। सुप्रिया के साथ नितिन की जिंदगी में सुकून था। वो नितिन के गुस्से को हंसी में बदल देती थी, उसकी चुप्पियों में भी बात ढूंढ लेती थी। दोनों की जिंदगी में भले ही पैसे ज्यादा न थे, लेकिन भावनाएं भरपूर थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुप्रिया अचानक एक लंबी बीमारी के बाद नितिन को हमेशा के लिए छोड़ गई, और उसी दिन से नितिन का दिल भी किसी बंद कमरे की तरह हो गया, जहां रोशनी नहीं आती थी। अब घर के हर कोने में सिर्फ खामोशी थी। वो चाय का कप जो पहले 2 के लिए बनता था, अब 1 ही के लिए बनता। टीवी चलता, लेकिन कोई देखने वाला न होता। रात के खाने की थाली में स्वाद कम और तन्हाई ज्यादा होती। नितिन का दिल अब भी हर सुबह उस आवाज को ढूंढता, नितिन,
नाश्ता कर लो। लेकिन अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। वो मोहल्ले के कामों में और ज्यादा सख्ती दिखाने लगा। वो हर छोटी बात पर चिल्लाने लगा। लेकिन ये गुस्सा असल में उसका अकेलापन था, जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। दोस्तों, जब हम किसी को खो देते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान नहीं खोते, हम अपनी दुनिया का वो हिस्सा खो देते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते थे। नितिन अब अकेले थे, ना सिर्फ घर में बल्कि दिल में भी। इस अध्याय में हम समझते हैं कि अकेलापन कैसा महसूस होता है। वो धीमा जहर जो इंसान को भीतर से खा जाता है और उसे एक ऐसी दीवारों वाली दुनिया में छोड़ देता है जहां कोई दरवाजा नहीं होता। लेकिन क्या ये दीवारें हमेशा के लिए रहती हैं? आगे की कहानी में देखेंगे कैसे कभी कभी जिंदगी फिर से दरवाजा खटखटाती है। बस सुनने की ताकत चाहिए। अध्याय 3, नितिन की लड़ाई व्यवस्था से, दुनिया से। सुप्रिया के जाने के बाद नितिन का अकेलापन गुस्से में बदलने लगा। अब वो हर बात में गलती ढूंढता, हर इंसान को लापरवाह समझता और हर नियम तोड़ने वाले को अपराधी मानता। मोहल्ले में कोई बाइक फुटपाथ पर खड़ी कर दे, नितिन तुरंत घंटी बजा देता। कोई बिल्डिंग का लाइट बंद करना भूल जाए, वो सीधा जाकर डांट देता। गार्ड अगर वर्दी की टोपी न पहने तो उसे आधा घंटा समझाता कि जिम्मेदारी क्या होती है। अब ये गुस्सा, ये सख्ती सिर्फ नियमों की रक्षा नहीं थी, ये नितिन की भीतर चल रही लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो वो अकेले लड़ रहा था, समाज की लापरवाही से, लोगों की उदासीनता से और उस टूटे हुए भरोसे से जो उसे जिंदगी पर था। एक दिन की बात है, सोसाइटी में मीटिंग थी जिसमें पार्किंग के नए नियम बनाए जा रहे थे। सारे लोग आराम से बैठे थे, मजाक कर रहे थे और चाय पी रहे थे। लेकिन नितिन सीधा मुद्दे पर था। उसने दस्तावेज निकाले, पुराने नियमों की कॉपी सबके सामने रखी और बोला, नियम बदलते हो तो जिम्मेदारी भी निभाओ, वरना मत करो ये दिखावा। लोगों ने उसे गुस्सैल, कट्टर और जिद्दी कहा, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि नितिन दरअसल एक ऐसी दुनिया ढूंढ रहा था जहां चीजें स्थिर हों, भरोसेमंद हों और सुरक्षित हों। वो सुरक्षा जो उसे कभी सुप्रिया के साथ मिलती थी। नितिन की लड़ाई अब व्यवस्था से थी, एक ऐसी व्यवस्था जो ढीली हो गई थी, जहां वक्त पर काम नहीं होता, लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते और नियमों का मजाक उड़ाते हैं। उसका गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि अगर दुनिया थोड़ी जिम्मेदार हो जाए तो शायद किसी और की जिंदगी वैसी न बिखरे जैसी उसकी हुई थी। इस अध्याय में हमें यह समझ आता है कि जब कोई इंसान हर चीज पर सख्ती दिखाता है तो हो सकता है वो दरअसल उस बेबसी को छिपा रहा हो जो उसके अंदर हर रोज चुपचाप चीख रही हो। नितिन हर रोज एक लड़ाई लड़ रहा था और ये लड़ाई किसी से जीतने की नहीं थी, बल्कि खुद को संभाले रखने की थी। क्या कोई इस लड़ाई को देख पाएगा? क्या कोई उसके दिल की सुन पाएगा? आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि कैसे जिंदगी नितिन के दरवाजे पर फिर से दस्तक देती है, लेकिन एक नए रूप में। अध्याय 4, पड़ोसी की दस्तक। दिल की दीवारें हिलने लगी। एक सर्द सुबह की बात है। नितिन रोज की तरह बालकनी में खड़ा अपनी चाय पी रहा था जब सामने वाले मकान में हलचल शुरू हुई। एक परिवार शिफ्ट हो रहा था, एक नौजवान दंपति और उनके 2 छोटे बच्चे। बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे, दौड़ रहे थे, शोर मचा रहे थे। नितिन की भौहें सिकुड़ गई। शांति की भी कोई कीमत होती है, वो बड़बड़ाया। अगले ही दिन एक बॉल उसके गेट के पास आ गिरी। बच्चा दरवाजा खटखटाने आया, अंकल, बॉल चाहिए। नितिन ने बिना मुस्कुराए बॉल फेंकी और बोला, दीवार पर मत मारा करो। फिर एक दिन वही महिला, मीरा, दरवाजे पर आई और बोली, अंकल जी, सीढ़ी चाहिए, छत पर सैटेलाइट डिश लगवानी है। नितिन ने पहले तो नाखुश चेहरा बनाया, लेकिन सीढ़ी दे दी। कुछ दिन बाद वही मीरा आई, अंकल जी, आपके पास स्क्रू ड्राइवर होगा क्या? नितिन ने फिर से चुपचाप औजार निकाल दिए। धीरे धीरे
नितिन को एहसास होने लगा कि ये आवाजें, ये दस्तकें उसे बुरी नहीं लगती, बल्कि ये उसकी उस खामोशी को तोड़ रही थी जो सुप्रिया के जाने के बाद स्थायी हो चुकी थी। एक दिन मीरा ने पूछा, अंकल जी, आप अकेले रहते हो? नितिन ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में नमी झलक गई। बच्चे अब उसे देखकर नमस्ते अंकल कहते थे, और नितिन, जो मुस्कुराना भूल चुका था, अब हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगा था। इस अध्याय में हमने देखा कि जब जिंदगी हमें टूटे हुए छोड़ देती है, तब कभी कभी कोई अजनबी दस्तक देता है और धीरे धीरे हमारी दीवारों को हिला देता है। वो दीवारें जो हमने खुद को बचाने के लिए खड़ी की थी। नितिन अब भी सख्त था, लेकिन उसके सख्त चेहरे के पीछे एक हलचल शुरू हो चुकी थी। क्या ये हलचल उसे फिर से इंसानों के बीच ला पाएगी? आइए अगले अध्याय में जानते हैं कैसे एक सवाल नितिन को उसके बीते कल से फिर जोड़ देता है। अध्याय 5, पुरानी यादें, स्कूल की गली में लौटना। उस शाम नितिन अकेले बैठा था। दरवाजा खटखटाया मीरा ने, हाथ में चाय का कप और एक सवाल। अंकल जी, आपने क्या किया है अपने जीवन में? मतलब, आप क्या काम करते थे? ये सवाल इतना सीधा था, लेकिन नितिन के लिए ये एक बंद दरवाजा खोलने जैसा था। वो दरवाजा जिसे उसने सालों से बंद रखा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुराया। लेकिन रात को जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसने अलमारी से एक पुराना टीन का डिब्बा निकाला। उसमें थी उसकी पुरानी यादें, स्कूल की रिपोर्ट कार्ड, कॉलेज की आईडी, सुप्रिया के साथ खींची गई तस्वीरें और एक बहुत पुराना खत। खत में लिखा था, प्रिय नितिन, तुम चाहे दुनिया के सबसे सख्त इंसान बन जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वही होगे जो मेरी किताबों का बैग उठाकर स्कूल तक छोड़ता था। यह खत सुप्रिया का था। नितिन की आंखें भर आई। उसे याद आया कैसे वो स्कूल के दिनों में सबका पसंदीदा था। हर बात में ईमानदार, मेहनती और सीधा सादा। दोस्तों के लिए नोट्स बनाता, घर आकर मां का हाथ बंटाता और हर रविवार को मंदिर में झाड़ू लगाता। वो नितिन जो कभी मुस्कुराने की वजह था, अब मुस्कुराना भूल गया था। कभी कभी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाती है कि हम खुद को ही पीछे छोड़ आते हैं। उस रात नितिन ने पहली बार एल्बम में एक तस्वीर उठाकर देखा, जिसमें वो और सुप्रिया हंस रहे थे, बर्फीली वादियों में खड़े हुए। और उसने मन ही मन कहा, क्या मैं फिर से वही बन सकता हूं? इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे बीते कल की कुछ निशानियां, कुछ यादें हमें फिर से हमारी असली पहचान से जोड़ सकती है। नितिन अब बदलने नहीं लगा था, लेकिन उसके भीतर बदलाव की हल्की सी हवा चल चुकी थी। आइए अगले अध्याय में देखते हैं कि कैसे एक मासूम बच्चा नितिन के जीवन को फिर से जीने की वजह दे देता है। अध्याय 6, जिंदगी फिर आई दरवाजे पर। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। धूप तेज थी और नितिन घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, अंकल। नितिन ने नजर उठाई, देखा कि मीरा का छोटा बेटा ऋषभ अपनी साइकिल से गिर गया था। उसके घुटनों से खून बह रहा था और वो जोर जोर से रो रहा था। बिना कुछ सोचे नितिन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, बच्चे को गोद में उठाया और घर के अंदर लाया। मीरा भी पीछे पीछे दौड़ी आई। नितिन ने बड़े प्यार से उसके घावों पर दवा लगाई, पट्टी बांधी और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, शेर हैं हम, रोते नहीं। बच्चे ने उसकी तरफ देखा और फिर अचानक उसके सीने से लिपट गया। वो छोटा सा गले लगना नितिन के भीतर बहुत कुछ तोड़ गया और बहुत कुछ जोड़ भी गया। उसे याद आया, वो भी तो कभी इसी तरह किसी के सीने से लगकर रोया था, सुप्रिया के। और उस दिन पहली बार नितिन ने महसूस किया कि वो अब भी किसी के लिए जरूरी है। उसका होना किसी की जिंदगी में मायने रखता है। शाम को मीरा आई और बोली, धन्यवाद अंकल। ऋषभ तो अब बस आपको हीरो अंकल कहता है। नितिन मुस्कुराया। दिल की वो दीवारें
जो सालों से अड़ी थी, अब दरकने लगी थी। उस रात उसने पहली बार चाय बनाते हुए रेडियो चलाया और गजल बज रही थी। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा रास्ता देखा हमने। नितिन की आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे। ये किसी पुराने भूले हुए अपनेपन के थे। इस अध्याय में हम देख पाते हैं कि कैसे कभी कभी जिंदगी किसी मासूम हाथ से हमारे दरवाजे पर फिर से दस्तक देती है। जरूरत बस इतनी होती है कि हम वो दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटा लें। नितिन ने दरवाजा खोला था और अब उसकी दुनिया धीरे धीरे फिर बसने लगी थी। आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि कैसे दिल के ये पुल जो अभी बनना शुरू हुए थे, लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने लगते हैं। अध्याय 7, हृदय का पुल जो धीरे धीरे जुड़ता है। ऋषभ के गले लगने के बाद नितिन की दुनिया में जो हलचल शुरू हुई थी, वो अब एक नई दिशा ले रही थी। पहले जो नितिन घर के बाहर सिर्फ नियम देखने के लिए खड़ा होता था, अब वही बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता, उनके बाल संवारता और कभी कभी टिफिन भी पकड़ाता। मीरा अब उसे अंकल जी नहीं, नितिन काका कहने लगी थी, और ये काका शब्द उसके दिल में कुछ नया बसा रहा था। एक रविवार की सुबह मीरा दरवाजे पर आई। काका, चाय बनाओ ना, आज अमित घर पर है, सब मिलकर बैठते हैं। नितिन ने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन मीरा की मुस्कान और ऋषभ का खिंचता हुआ हाथ उसे बाहर ले आया। सब साथ बैठे, चाय पी, पकौड़े खाए और हल्की फुल्की बातें भी की। नितिन ने पहली बार खुद को उस माहौल में पाया जहां उसे सुना जा रहा था, टाला नहीं जा रहा। एक दिन ऋषभ ने पूछा, काका, आपको बच्चों से प्यार नहीं आता क्या? नितिन हंसा, पहले नहीं आता था बेटा, अब लगता है तुम लोग मेरे दिल का दरवाजा खोल रहे हो। अब नितिन हफ्ते में एक बार बच्चों के लिए साइकिल चलाना सिखाने लगा था। मोहल्ले के और भी बच्चे उसके पास आने लगे। मीरा बोली, काका, आप तो सबके फेवरेट हो गए हो। ये वही नितिन था जिसे पहले कोई बात नहीं करना चाहता था, और अब लोग उसकी मौजूदगी ढूंढते थे। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उसके पास आने लगे, कभी सलाह लेने, कभी अपने घर की कोई पुरानी चीज ठीक करवाने। नितिन के दिल से जैसे दीवारें गिर रही थी और उनके बीच पुल बनते जा रहे थे, ऐसे पुल जो दिलों को जोड़ते हैं। इस अध्याय में हम महसूस करते हैं कि दिल की दूरी मिटाने के लिए जरूरी नहीं कि कोई बड़ा काम किया जाए। सिर्फ एक सच्चा संवाद, थोड़ी सी परवाह और साथ बैठकर पी गई चाय ही काफी होती है। नितिन अब फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि कैसे ये नई शुरुआत नितिन की जिंदगी को एक नई पहचान देती है और वो फिर से समाज के लिए कुछ करने को तैयार होता है। अध्याय 8, नितिन की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। अब नितिन का चेहरा बदल गया था। जिस चेहरे पर पहले गुस्से की लकीरें थी, अब वहां हल्की मुस्कान की झलक दिखती थी। जिस आंखों में पहले शिकायतें भरी थी, अब उनमें अपनापन झलकता था। हर शनिवार नितिन अब अपने गेट के बाहर एक छोटा सा फ्री रिपेयर कैंप लगाता था। बच्चों की टूटी साइकिल, महिलाओं की खराब मिक्सी, बूढ़ों की छड़ी या पड़ोसी का पुराना पंखा, सब कुछ वो अपने पुराने औजारों से ठीक करता। मीरा बोली, काका, आपने तो मोहल्ले में जान फूंक दी है। नितिन ने हंसकर कहा, पहले मैं टूटी चीजों से चिढ़ता था, अब उन्हें जोड़ने में सुकून मिलता है। वो सिर्फ चीजें नहीं ठीक कर रहा था, वो अब अपने अंदर भी कुछ ठीक कर रहा था, वो जो सालों से बिखरा हुआ था। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी दादी आई। बेटा, तू मेरी पुरानी सिलाई मशीन ठीक कर सकता है? नितिन ने कहा, क्यों नहीं दादी, मैं भी तो पुराना हूं। हम पुराने ही पुराने को समझते हैं। लोग अब नितिन से सिर्फ औजार मांगने नहीं आते थे, वो अपने दिल की बात भी करने लगे थे। किसी को नौकरी की परेशानी होती, कोई परिवार से दुखी होता, कोई बेटा बेटी की शादी की चिंता में होता। सबको लगता नितिन से बात करने के बाद कुछ हल्का लगता है। नितिन, जो कभी अकेले खाना खाता था, अब मोहल्ले के बच्चों के साथ बर्थडे केक काटता था।
वो जो कभी सोचता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब उसे लगने लगा था जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इस अध्याय में हम समझते हैं कि इंसान की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं होती। बस किसी का साथ, किसी की मुस्कान और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना, यही असली पुनर्जन्म है। नितिन की दूसरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी और इस बार वो अकेला नहीं था। आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि कैसे ये नितिन अब पूरे मोहल्ले के दिल की सबसे प्यारी कहानी बन जाता है। अध्याय 9, मोहल्ले की सबसे प्यारी कहानी। अब नितिन का नाम सिर्फ गेट की शिकायतों तक सीमित नहीं था। वो अब मोहल्ले का काका बन चुका था, बच्चों का दोस्त, बड़ों का भरोसा और सबका सच्चा सहारा। हर संडे को उसके घर के सामने बच्चों की भीड़ लगती। कोई ड्राइंग दिखाता, कोई होमवर्क में मदद मांगता, तो कोई कहानियां सुनाने की जिद करता। नितिन सबको बैठाकर कहता, पहले स्कूल का काम, फिर स्टोरी टाइम। मोहल्ले में एक नया चलन शुरू हो गया था। कुछ भी खराब हो, नितिन काका के पास जाओ। कोई परेशान हो, नितिन काका से बात करो। बच्चों का कोई प्रोग्राम हो तो नितिन काका को बुलाओ। और सबसे खास बात, अब नितिन अकेले नहीं खाते थे। कभी मीरा अपने घर से कुछ भेज देती, कभी अमित साथ बैठकर खाना खा लेता, तो कभी बच्चे कह देते, काका आज आप हमारे साथ बैठो। फिर एक दिन नितिन का जन्मदिन आया। उस दिन सुबह कुछ अजीब सा सन्नाटा था। न कोई दस्तक, न कोई चाय का न्योता। नितिन ने सोचा शायद किसी को याद नहीं। पर जैसे ही शाम हुई, मोहल्ले का पूरा ग्राउंड रोशनी से जगमगा उठा। बच्चों ने पोस्टर बनाए थे, हैप्पी बर्थडे नितिन काका। मीरा, अमित, दादी, बच्चे सब इकट्ठा हुए थे। केक काटा गया, बच्चों ने डांस किया और एक छोटा सा वीडियो भी चलाया गया, जिसमें सबने अपने अपने शब्दों में बताया कि नितिन उनके लिए क्या है। अमित बोला, जब हम यहां आए थे तो सोचा था कि ये मोहल्ला नया है, लोग अजनबी है, पर नितिन काका ने हमें घर जैसा अपनापन दिया। उन्होंने सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। मीरा ने कहा, कभी कभी ईश्वर एक इंसान को जिंदगी में भेजता है जो सब कुछ जोड़ देता है। हमारे लिए वो इंसान नितिन काका है। नितिन की आंखें भर आई। वो जो कभी भीड़ से दूर रहता था, आज उसी भीड़ के बीच खड़ा था और पूरी मोहल्ला उसके लिए तालियां बजा रहा था। इस अध्याय में हमें सीखने को मिलता है कि हर मोहल्ले, हर समाज में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सबको जोड़ने का काम करे। और जब कोई इंसान अपना दर्द भूलकर दूसरों के लिए जीने लगे, तब वो सबसे प्यारी कहानी बन जाता है। नितिन अब एक कहानी बन चुका था, मोहल्ले की सबसे प्यारी कहानी। आइए अब चलते हैं आखिरी अध्याय की ओर, जहां जिंदगी एक और सीख देती है, एक और नई शुरुआत की ओर ले जाती है। अध्याय 10, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। वो ठंडी सुबह थी। आसमान में हल्की धुंध, चाय की प्याली में भाप, और नितिन अपनी बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। सामने ऋषभ स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ा था और जोर से चिल्ला रहा था, काका आज मुझे स्कूल छोड़ने आप चलोगे ना? नितिन ने सिर हिलाया और कहा, चले बेटा, आज मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। आज नितिन अकेले नहीं थे। उनके पास एक पूरा परिवार था, खून से नहीं, जुड़ाव से बना हुआ। एक समय था जब नितिन सोचते थे कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। सुप्रिया के जाने के बाद उन्होंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन अब वो फिर से जी रहे थे, हर सुबह, हर शाम, हर मुस्कान के साथ। अब उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, ना कोई बड़ा पद, लेकिन जो उनके पास था वो अनमोल था। सम्मान, अपनापन और एक नई पहचान। नितिन ने अब अपनी अलमारी से सुप्रिया की तस्वीर निकालकर सामने रख दी थी। हर सुबह वो चाय बनाते हुए तस्वीर से कहते, देखा, मैं फिर से हंस रहा हूं। तुम्हारे बिना जीना सीखा लिया मैंने। अब वो मोहल्ले के बच्चों को कंप्यूटर सिखाते थे, महिलाओं को
छोटे मोटे घरेलू उपकरण सुधारना सिखाते थे और बड़ों को हर शनिवार दोपहर चाय पर बुलाते थे। नितिन की जिंदगी अब एक मिशन बन चुकी थी, टूटे हुए लोगों को जोड़ना। इस आखिरी अध्याय में हमें ये गहरी सीख मिलती है कि जिंदगी में जब सब कुछ छिन जाए तब भी एक चीज बची रहती है, चुनाव। हम चुन सकते हैं कि हम दर्द में डूबे रहें या उस दर्द को सेवा में बदल दें। नितिन ने वही किया। उन्होंने अपने अकेलेपन को मोहब्बत में बदला और अपने गुस्से को अपंत्व में। उनकी कहानी यही नहीं कहती कि एक सख्त आदमी कैसे बदला, बल्कि ये बताती है कि हर इंसान के भीतर प्यार छिपा होता है, बस कोई उसे आवाज दे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर सख्त दिखने वाले इंसान के पीछे एक टूटी हुई कहानी होती है। बस जरूरत होती है थोड़ा समझने की, थोड़ा साथ देने की। अगर आपके आसपास भी कोई नितिन है तो उसके पास बैठिए, उसका हाल पूछिए। क्या पता वो भी जीना चाहता हो, बस कोई हाथ थामने वाला चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए जीवन सबक के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल क्विक बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आपके जीवन में कौन है वो नितिन